हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे मैथ्स की स्ट्रेटेजी के बारे में आने वाले एग्जाम्स के लिए। तो आज मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगा मेरे साथी एसआई सिकंदर, जो अभी दिल्ली पुलिस में एज अ सब इंस्पेक्टर पोस्टेड है। ये मेरा बैचमेट है और सिकंदर ने एसएससी सीजीएल भी दिया हुआ है। तो आज ये हमें बताएगा कि भाई हम मैथ्स को किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो सिकंदर, कौन कौन से एग्जाम्स दिए हैं भाई जिसमें मैथ्स आती है और उसमें क्या स्कोर रहा था, उसको बताओ एक बार। मैंने एसएससी सीजीएल 2019 का एग्जाम दिया था। उसमें मेरे मैथ्स में 200 में से 200 आए थे। नहीं, मैं नहीं मानता। फिर उसके बाद मैंने एसएससी सीजीएल का 2022 वाला एग्जाम भी दिया था। उसमें मेरे 90 में से 87 स्कोर। तो उसके बाद लेकिन रहा डीपी में ही है ना। हाँ, लेकिन क्या क्या मिला था उसमें, मतलब उन सीजीएल मुझे 2019 से एएस और रेलवे मिलती थी और 2022 से एग्जामिनर की पोस्ट मिली थी। लेकिन फिर तब तक मैं दिल्ली पुलिस ज्वाइन कर चुका था, थानों में आ गया था। तो फिर मैं दिल्ली पुलिस में रहने का मैंने डिसीजन। ओके, तो मैथ्स में तेरा स्कोर इतना अच्छा कैसा है? मतलब 200 में से 200, इधर 90 में से 87। तो मतलब क्या स्ट्रेटेजी फॉलो की, क्या बुक्स फॉलो की और क्या टीचर्स को फॉलो किया, मॉक्स का क्या मतलब अच्छा हो रहा, और शॉर्ट ट्रिक्स के बारे में सब कुछ, मतलब एक बार स्पेसिफिकली एक बार सब कुछ हमें बता, ताकि लोगों को हेल्प मिल सके प्रिपरेशन जो कर रहे हैं। देखो, सबसे पहला तो यही था कि सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है। तो जब मैंने तैयारी स्टार्ट की थी तो मैंने ऑफलाइन कोचिंग दी थी। तो मोस्टली मेरा सिलेबस ऑफलाइन कोचिंग से खत्म हो गया। कोचिंग ऑफलाइन मतलब ऐसे किसी पर्टिकुलर टीचर की दिल्ली से लिया आपने, वहीं से? कोचिंग इंस्टीट्यूट गया था मैं, दिल्ली में मुखर्जी नगर में ही गया था। कोचिंग इंस्टीट्यूट में मैंने कोचिंग ली थी। पैरामाउंट कोचिंग इंस्टीट्यूट था। तो जो भी वहाँ टीचर मिले हमें, उनसे मैंने सीखा। उन्होंने जो भी अपने नोट्स बनाए वो सारे मैंने पढ़े। तो कुछ एक दो टॉपिक जो रह जाते हैं, जैसे आप मॉक्स देते हो आगे चल के प्रिपरेशन के दौरान, तो कोई एक दो टॉपिक किसी चैप्टर से रह गए, किसी दूसरे से रह गए, तो फिर मैं रैंडम यूट्यूब पे इतना सारा कंटेंट अवेलेबल था कि मैंने एक पर्टिकुलर टीचर को, जैसे कुछ चैप्टर्स मैंने पवन यादव से पढ़ लिए, कुछ एक दो टॉपिक मैंने अभी ने मैथ्स के पढ़ लिए। तो इस टाइप से मैंने जो छोटे छोटे टॉपिक्स रहते थे वो मैं वहां से कवर कर लेता था। अच्छा, तो मतलब कितना टाइम लगा जब तूने कोचिंग ली वहां पर? जो अच्छा, तो अगर आप सिलेबस कंप्लीट करते हो तो सिलेबस कंप्लीट करने में रफली आप 4 महीने 5 महीने आपको लग जाएंगे। आप अगर बेसिक और कोशिश कीजिए आप अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करें उस टाइम पीरियड में। 4-5 महीने में हो जाता है मतलब कंप्लीट? हाँ, एक बार आपका जो सारा सिलेबस है, सारे नोट्स, प्रॉपर नोट्स बनाओगे जो भी, सब 4 से 5 महीने आपके सफिशिएंट होते हैं। ओके, तो फिर मतलब एक बार तो कोचिंग ले ली किसी से, पर्टिकुलर टीचर से कंप्लीट कर लिया, बाकी कोई टॉपिक अगर कम लगा तो यूट्यूब से उसको रैंडमली कोई पर्टिकुलर टीचर नहीं, जहाँ से अच्छा लग रहा है वहां से हम पढ़ लेंगे उसको, है ना? लेकिन जो मेरे टीचर ने नोट्स बनाए थे मैंने उन्हीं को प्रेफर किया। बाकी और उन्हीं चैप्टर्स के लिए मैं किसी और टीचर के पास नहीं गया। कोई खुद के भी पर्टिकुलर नोट्स बनाए, जो नोट्स कोचिंग से मिले वही यूज नहीं, उन्होंने पढ़ाया था तो उनको उन्हीं नोट्स को बनाता था। मतलब अलग से मैंने खुद से कुछ नहीं बनाया, जो उन्होंने पढ़ाया उसको मैंने नोट कर लिया। वही नहीं, तो वो नोट किया या उन्होंने दिया? तो हमने खुद ही क्वेश्चन नोट कर लिए, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह हो गए। अच्छा, और बुक्स कौन सी प्रेफर करनी चाहिए? बुक्स देखो, पहले आपका जो टारगेट होना चाहिए वो सिलेबस को कंप्लीट करने का होना चाहिए। ठीक है, जब सब सिलेबस कंप्लीट हो जाए ताकि आपको कॉन्फिडेंस आ जाए कि आप सब टाइप के क्वेश्चंस कर सकते हो। तो देखो, मार्केट में काफी सारी बुक्स अवेलेबल है। जैसे किरण की आती है प्रीवियस ईयर, पिनाकल की है, राकेश यादव है, और भी अलग अलग टीचर्स हैं जो अपनी बुक्स मार्केट में प्रोवाइड करा, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुक है। तो आप उस बुक्स पे अपने रिपीट करना स्टार्ट कर दो क्वेश्चंस को। पहले एक बार पूरी बुक रिपीट करो, उसके बाद फिर आप दोबारा से पूरी बुक को फिर से रिपीट करो, और ये कम से कम आप 3 से 4 बार करोगे तो आपके मार्क्स और बेहतर होते चले जाएंगे, आपकी स्पीड और बेहतर होती चली जाएगी। तो जो एक एडवांटेज जो मतलब मैंने तैयारी करते करते मतलब जो सीखा, फिर मैंने अप्लाई भी किया, वो यही था कि मैंने क्या किया था, जब पहली बार सिलेबस कंप्लीट हुआ मेरा, तो मैंने जब पहली बार बुक की तो सारे क्वेश्चंस उस फ्लुएंसी से नहीं हो पा रहे थे। कुछ में टाइम एक्स्ट्रा लग रहा था, कुछ जल्दी हो जा रहे थे जिनमें ट्रिक्स याद थे। तो उसमें पैनिक नहीं करना। फिर मैंने सेकंड टाइम की, जब मैंने बुक की तो मैंने अपने आप से कंप्लीट किया कि यार पहले अगर मैं जैसे 1.5 घंटे में मैथ्स पढ़ रहा था रोज का, तो पहले जब फर्स्ट टाइम बुक कंप्लीट की थी या जो पहला कोई भी चैप्टर कर रहा था, तो 1.5 घंटे में अगर मान लो मैं पहले 75 क्वेश्चंस कर पा रहा था, तो मैंने अपने आप से टारगेट किया कि मैं 75 से 90 मतलब 15 से 20 क्वेश्चंस में एक्स्ट्रा करके ही उठूंगा। तो धीरे धीरे अपने आप को मैं चैलेंज करता गया इस टाइप से, तो मेरे क्वेश्चंस बढ़ने लगे। फिर जब मैं थर्ड टाइम करने लगा बुक, तो मैंने कहा अगर मैं 90 कर पा रहा था पहले, तो 10 से 15 क्वेश्चंस और करूं। तो इस टाइप से मैं धीरे धीरे चौथी पांचवी बार मेरी काफी अच्छी स्पीड हो गई थी। मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड अपन ने सेट कर लिया कि मैं 1 घंटा में ऐसे क्वेश्चन करूंगा। हाँ। तो जैसे फर्स्ट टाइम करे तो ज्यादा टाइम पे ध्यान मत दो, जितने हाँ। हो रहे अपने हो रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 1 घंटा है, उसमें 25 क्वेश्चन हुए मेरे, तो नेक्स्ट टाइम जब उस बुक को करो तो उसी सेम क्वेश्चन को करो, उसी चैप्टर को करो। तो 1 घंटे में हम ये कोशिश करेंगे भाई पिछली बार 25 हो तो इस बार 40 हो जाए, 40 हो जाए। फिर उससे ऐसे टाइम को बढ़ाते जाए। तो उससे हमारी प्रैक्टिस भी हो रही है रिपीटेड क्वेश्चन की प्रीवियस ईयर की, और हमारा टाइम पीरियड भी कम हो रहा है। ओके, तो ये बुक बाद में लगाए या कोचिंग के साथ साथ लगाए? नहीं, देखो बुक मैं यही कोशिश करूंगा समझाऊं, मतलब कहूंगा आप लोगों से कि पहले आप ना नोट्स बना के, जो आपके टीचर
हर टॉपिक पे, हर टाइप पे कम से कम 3-4 क्वेश्चंस कराते ही हैं जिनसे भी आप पढ़ते हो। तो आप पहले उन टाइप्स को समझ लो सही से और उसको एक बार कंप्लीट करो, ठीक है। उन टीचर से जिससे हम पढ़ रहे हैं उनके नोट्स से या जो वो क्वेश्चन बता रहे हैं वहां से कंप्लीट कर। हाँ, जब कंप्लीट हो जाए फिर आप प्रीवियस ईयर की बुक के पर आओ, फिर उन बुक्स पे अपने कमांड बनाओ, सारे क्वेश्चंस को रिपीट करो, सभी टाइप के क्वेश्चंस को करो और अपनी फ्लुएंसी और स्पीड पे काम करो। मतलब जैसे हमने 4-5 महीने पहले कोचिंग ली, वहां से जो हमें नोट्स मिले उन्हें हमने अच्छे से प्रिपेयर किया, वहां के क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए, उसके बाद हमने एक प्रीवियस ईयर की बुक ली और उसे हम कोशिश करेंगे 3 से 4 बार उसे खत्म करने और अपना एक टाइम पीरियड सेट करेगी, उस पीरियड में हम क्वेश्चन हमेशा बढ़ाते जाएं रिपीट में। उस टाइम पीरियड में पहले अगर आप 25 कर रहे हो तो 35 करो, नेक्स्ट टाइम जब करने हो तो 35 कीजिए, 40 से 35। फर्स्ट वाले में इतना जोर नहीं देना खुद के दिमाग पे कि अब मेरा ये 1 मिनट में एक क्वेश्चन होना चाहिए, 30 सेकंड होना चाहिए। इनिशियली तो आपका जो फोकस होना चाहिए वो होना चाहिए आपके टॉपिक्स पे, कमांड पे, कि कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा ना आए जो आपने पढ़ाना हो, जो आपने समझाना हो, ठीक है। तो पहला आप टारगेट ये रखो कि मेरे को सब टाइप के क्वेश्चन आने चाहिए, स्पीड में बाद में जाइए। और कोई पर्टिकुलर ऐसे टीचर कोई रिकमेंड करना चाहेगा कि भाई इस टीचर से पढ़ लो? टीचर मेन तो देखो ये होता है कि आपको किस टीचर का समझ आता है। देखो सब टीचरों को कुछ बिल्कुल सीरियस होकर समझाते हैं, कुछ हंसी मजाक के साथ समझाते हैं, वो आपको देखना आपको किस टीचर का समझ आता है और जो भी आप एक टीचर चूज करता है फिर उसी के साथ कंसिस्टेंट है, उसी के साथ बने रहो, बार-बार चेंज नहीं करना, एक बार सिलेबस उसी टीचर से कंप्लीट करो। मैं एग्जांपल बताता हूँ, जैसे पवन यादव सर थे, वो अपना बहुत एकदम सीरियस में पढ़ाते थे, लेकिन उसको उनका ही पसंद आता था क्योंकि वो बिल्कुल बेसिक से सारी चीजें कवर करते थे। अभी अभिनय शर्मा नाम से जी सर है, वो शायरियों के साथ पढ़ाते थे, तो उनका एक अपना जोन था पढ़ाने का, वो सब अलग है, वो सबका अपना अपना जोन होता है और आपका भी होता है, आप किस टीचर के साथ कनेक्ट करते हैं। गगन प्रताप सर 33 बोल के पढ़ाते हैं, गगन प्रताप सर का एक अलग तरीका है, तो वो आपका सबका अपना अपना वो है कि आप किसको कैसे चूज करते हो, किसका आपका समझ आता है। तो टीचर को ऐसा कोई स्पेसिफिक था नहीं, जो मेरे कोचिंग में मिले थे मैंने उन्हीं के नोट्स पढ़े थे। मैं दोबारा किसी ज्यादा इस चक्कर में मत पढ़ो कि मैं तो इसे पढ़ूंगा इनसे पढ़ूंगा तो ही पास हो पाऊंगा, किसी से पढ़ो, पर्टिकुलर एक टीचर चुन लो, एक बुक चुन लो, उसे कंप्लीट करो और उसी के साथ बने रहो। बाद में कुछ अगर तुम्हें टॉपिक समझ नहीं आ रहा तो अपने यूट्यूब पे जाओ, कोई भी टीचर जो लग रहा है उसका अपने देख के वीडियो समझ लो। और अगर कुछ पेड कोर्स भी ले सकते हैं, आजकल पेड कोर्स भी अवेलेबल है। जैसे अगर किसी को ऑफलाइन कोचिंग नहीं लेनी या दिल्ली आके ही तैयारी नहीं करनी, वो रेंट और ये सारी चीजें नहीं मैनेज कर पा रहा है या कर पा रही है, तो अपना पेड कोर्स ले लो, घर पे बैठ के तैयारी कर लो, लेकिन पहले आप सिलेबस पूरा करो, उसके बाद फिर प्रीवियस क्वेश्चंस पे आओ और अपनी तैयारी कंटिन्यू। अच्छा, शॉर्ट ट्रिक्स। अच्छा, पहले हम बात करते हैं अर्थमेटिक और एडवांस, इन दोनों की अलग अलग कुछ स्ट्रेटेजी अपनाएं या फिर सेम स्ट्रेटेजी है? अरिथमेटिक का जो है, अरिथमेटिक में मोस्टली क्या होता है, बहुत सी चीजें शॉर्ट ट्रिक्स पे चलती है, यानी क्वेश्चन को शॉर्ट करके कर जाते हैं, लेकिन एडवांस मैथ्स में ही नहीं होता है। तो बहुत से बच्चे जो होते हैं वो एडवांस मैथ्स से डरते भी और स्ट्रगल भी करते हैं। तो उसके लिए मैं यही रिकमेंड करूंगा बच्चों की, आप ना बेसिक को स्ट्रॉन्ग करो अपना। देखो बहुत से बच्चे क्या करते हैं, जैसे तैयारी करने आते हुए, मेरे भी कुछ फ्रेंड्स थे या जिनके साथ मैंने तैयारी करी, तो वो कहते हैं कि यार मैं तो पहले मतलब इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड है या मैंने मैथ्स नहीं पढ़ी, आर्ट्स है। देखो जो सीजीएल और सीपीओ का जो एग्जाम है, मोस्टली इसमें जो टॉपिक्स आते हैं आपके 10 तक ही आते हैं। मेंसुरेशन है, ज्योमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री है, सारे 10 तक ही चलता है। कोई एक दो टॉपिक जो बिल्कुल अब लेटेस्ट ट्रेंड आ रखा है, उसमें एक दो क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी के आ जाते हैं, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के, वरना उससे पहले तो सारा 10th का ही है। तो उसमें आप ये इस चीज को लेके अपने मन में हुआ बना लेते हो भी यार मैं तो उससे नहीं, मतलब मैंने मैथ्स पहले 12th में मैंने मैथ्स नहीं लिया, तो वो आप अपने आप को मिसगाइड कर रहे हो और मतलब खुद ही कॉम्पिटिशन से अपने आप को आउट करके चल रहे हो। मतलब ऐसा कोई मन में डर रखने की जरूरत नहीं है कि भाई मेरे पास तो आर्ट्स थी, मेरी मैथ्स कमजोर होगी, या कोई बच्चा ज्यादा इंटेलिजेंट है, क्योंकि 10वीं तक तो मैथ्स सभी पढ़ते हैं और 10वीं तक की ही मैथ्स एसएससी में पूछ जाती है। तो बाकी अब जो आपका एडवांस मैथ्स है उसमें आप फॉर्मूले पढ़ोगे और एक दो बार कोई भी मतलब जो भी पुरानी हमारी एनसीईआरटी रही है, अगर आपको बिल्कुल ही नहीं आता तब की बात करो, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कर लोगे एक दो बार तो आपके ठीक ठाक कमांड हो जाएगी। बाकी आप प्रीवियस करने लगोगे तो फिर आपके ठीक ठाक मार्क्स आ जाते हैं। ऐसा कोई उसमें मतलब इसका मतलब कि एडवांस में हम शॉर्ट ट्रिक्स पे ज्यादा ना जाएं, हाँ, अर्थमेटिक में हम शॉर्ट ट्रिक्स को यूज कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी पहले बेसिक कंप्लीट कर लो, अपना बेसिक से सीखो करना, उसके बाद शॉर्ट ट्रिक्स अपने प्रैक्टिस के साथ साथ यूज करनी शुरू करो, स्टार्ट करो। ज्यादा उस पर शॉर्ट ट्रिक पे डिपेंडेंट नहीं होना है। जो बच्चे बहुत से मतलब खुद के एक्सपीरियंस रहे हैं वही मैं शेयर करूंगा कि क्या करते हैं शॉर्ट ट्रिक्स, वो सोचते हैं कि एडवांस मैथ भी शॉर्ट ट्रिक से चलेगा, ठीक है, वो चलता नहीं है, क्योंकि देखो फॉर्मूले आप चेंज नहीं कर सकते। थोड़ा बहुत एक दो माइन्यूट चेंजेस करके आप किसी को एक दो टाइप के क्वेश्चंस कर सकते हो उस तरीके से, वरना नहीं करोगे। और एक जो छोटा मोटा एडवांटेज में और जो होता था मैं बताता हूँ, जैसे पाई आर स्क्वायर एक रेडियस का वो है, एरिया का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर, ठीक है, उसमें रेडियस के देखो मोस्टली जो क्वेश्चंस होते हैं हमारे
बुक्स में भी कहीं भी 7 होती है रेडियस की, 14 होती है या 21 होती है। 28 मतलब 7 के मल्टीपल में होती है, पाई की वैल्यू 28 को बाय 7। तो उसमें हमारे पास एडवांटेज क्या रहता है कि 7 की जो वैल्यू है, जैसे 7 का स्क्वायर करेंगे तो उसका जो आंसर है वो हमें धीरे धीरे जब 2-3 बार आप क्वेश्चन कर लोगे तो याद होने लग जाता है। ठीक है, प्रैक्टिस की बात होती है कि अगर 7 अगर रेडियस है तो एरिया हमेशा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर ही आएगा। ठीक है, प्रैक्टिस से याद हो जाता है। तो कुछ क्वेश्चन आपके ना जो टाइम बचेगा एग्जाम में, इस टाइप से भी बचेगा। तो किसी भी क्वेश्चन को आप ये समझ रहे कि तो वन लाइनर है, तो फॉर्मुला बेस्ड है, आप करो, उनके भी आपको एडवांटेजेस मिलेंगे, उनको रिपीट करते चलो। मतलब इजी क्वेश्चन को भी ऐसे नहीं कि स्किप कर दे, तो उसको भी करते चलो। उससे एडवांटेज क्या पता वो कैलकुलेशन एग्जैक्ट एग्जाम में आ जाए, आपका टाइम बच जाए, 10-15-20 सेकंड बचेंगे, वो आप किसी और क्वेश्चन में दे दो। तो इस तरीके से आप मतलब अपनी तैयारी करते हो। अच्छा, और मॉक का क्या रोल रहता है? मॉक कब लगाएं, कौन से लगाएं? प्रीवियस ईयर मॉक्स लगाएं या फिर कोई जो लाइव मॉक्स चलते हैं, नए मॉक्स चलते हैं, वो लगाएं? देखो, मॉक्स का इंपॉर्टेंट रोल तो रहता है एग्जाम में। आप पहले प्रीवियस ईयर लगा लो, उसके बाद फिर जो भी आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हो उसमें जो वो लाइव मॉक बनाते हैं, आप उस तरीके के मॉक भी दो। और मैं एक चीज ये कहना चाहूंगा इसमें कि जो मॉक टेस्ट होते हैं उनको बच्चे एक मिसकंसेप्शन बना लेते हैं कि जो मॉक्स है, जितने नंबर मेरे स्मोक में यहाँ पे आ रहे हैं यही मार्क्स मेरे आगे चल के एग्जाम में भी आएंगे। जबकि ये गलत है, क्योंकि देखो मॉक बनाने वाली एक टेस्ट सीरीज की कोई भी एक वो होगी, ठीक है, लेकिन एग्जाम कोई कौन बना रहा है, मतलब जो भी हमारे एग्जाम बनाने वाले होते हैं उनका एक अपना पैटर्न होता है। तो ऐसा तो नहीं कि वो सेम मैच बना रहे होंगे। हाँ, वो तो कभी इजी कभी हार्ड कैसे जा सकता है। लेकिन मॉक का जो मेन जो पर्पस होता है वो ये होता है कि आप बैठ के, मतलब आपको एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करें, आपने स्ट्रेटेजी बनाई कि कौन सा क्वेश्चन स्किप करना है। जब आप 1 घंटे किसी भी एग्जाम को दोगे बैठ के मॉक की फॉर्म में, तो आपकी एक तरीके से प्रिपरेशन होगी, आपको स्ट्रेटेजाइज करने का टाइम मिलेगा। आपको क्वेश्चन जो आपके हार्ड क्वेश्चन हो वो स्किप कर दो, इजी क्वेश्चन को पहले कर दो, और प्रेशर को कैसे झेलना है। अगर कुछ क्वेश्चन आपके मिस हो गए और जब आप टाइम के साथ कंप्लीट कर रहे हो अपने मॉक टेस्ट में, आपको पता चलेगा 15 सेकंड बच रहे हैं, उस प्रेशर को हैंडल करना आप सीख जाते हो मॉक से। तो मॉक का इतना ही रोल होता है। आप इसको ये मत सोचो कि भाई मेरे क्या कहते हैं, अगर मेरे मॉक में 80 में से अगर 80 आ रहे हैं तो आगे चल के भी 80 में से 80, मतलब पेपर में भी 80 आएंगे। वो तो वेरी कर सकता है। कभी इजी पेपर है तो आपके मार्क्स बढ़ गए, हार्ड है तो घट गए। मॉक तो बस ये है कि हम दोनों तरीके के दें, हार्ड भी दें, इजी भी दें, तो हम प्रिपेयर्ड रहें कि भाई वहाँ कोई भी कंडीशन आ जाए हम उसको झेल सकें, और थोड़ा हमें स्किप करने वाला आर्ट आ जाए, क्योंकि वो बहुत जरूरी होता है एग्जाम के टाइम। कि आप ऐसा ना करो कि आपको कोई एक हार्ड क्वेश्चन मिला, आप 2-2.5 मिनट आपने लगा दिए और बाद में पता चला आपको इजी क्वेश्चंस भी अवेलेबल थे एग्जाम में, वो आप कर ही नहीं पाए, चले जाएंगे। तो ये चीजें आप मॉक लगाने के साथ ही सीखते हो। ठीक है, और एक मॉक को अगर आप दे भी रहे हो तो फॉर्मेलिटी के लिए मत दो कि आपने एक बस अपने शेड्यूल में बना रखा कि आप मॉक देना। मॉक दे रहे हो, आप ये चीज देखो कि उसमें जो क्वेश्चन आप गलत कर रहे हो वो टॉपिक्स आपके कवर्ड है नहीं है, वो कैलकुलेशन मिस्टेक से गलत हुआ है, या वो टॉपिक आपने छुआ ही नहीं है आज तक। तो वो चीजें आप एनालाइज भी करो। जो नहीं हुआ, मतलब जो नहीं हो रहा क्वेश्चन वो करा नहीं हुआ तो उसको कंप्लीट करो, उस टॉपिक को। कैलकुलेशन से हो रहा है तो कैलकुलेशन इंप्रूव करो। अच्छा, और कैलकुलेशन के लिए हम क्या करें, क्योंकि कई बार कैलकुलेशन का भी रोल आ जाता है। सीजीएल कई बार क्या करता है, सीजीएल है, सीपीओ कई बार क्या करता है कि क्वेश्चन बड़ा सिंपल दे देगा, लेकिन आपको जो भी उसमें वैल्यू डाल देगी, वैल्यू वाली कुछ भी चीज देगा, तो क्या करेगा, ऐसी फिगर दे देगा, आप उलझे रह जाओगे, इसको डिवाइड करो, स्क्वायर निकालो, क्यूब रूट निकालो। देखो होता क्या है, अगर आप 10 से 15 मिनट रोज जब भी आप मैथ पढ़ना स्टार्ट करें, उससे पहले फन वे में कि 4-5 सवाल रैंडम मल्टीप्लिकेशन के कर लो, डिवीजन के कर लो, खुद ही लिख के कि जैसे 3-4 फिगर का एक नंबर लिख लिया, उसको 3-4 फिगर एक नंबर से मल्टीप्लाई कर लिया। ऐसे ही आप 5-6 नंबर्स ऐसे लाइन में लिख लो, ठीक है, उनको ऐड करके देख लो, सब्ट्रैक्ट करके देख लो। ये चीज आपको डाटा इंटरप्रिटेशन में भी काम आती है। 5-10 मिनट बस, 10 मिनट आप मतलब रोज करो। कुछ स्क्वायर रूट्स होते हैं हमारे, स्क्वायर्स होते हैं, क्यूब्स होते हैं नंबर्स के, जैसे 20 से 25-30 तक आप स्क्वायर्स याद कर लो। ये आपके बहुत कभी आपके क्या कहते हैं रीजनिंग में भी काम आ जाते हैं, ये आपके कैलकुलेशन को इजी भी कर देते हैं और आपको बहुत टाइम भी बचाते हैं एग्जाम में। तो आप ये चीजों को भी ज्यादा नहीं दो, उसका 5-10 मिनट हमें कैलकुलेशन को भी देना चाहिए। बिल्कुल दो, क्योंकि डाटा इंटरप्रिटेशन आजकल देखा जा रहा है कि कैलकुलेटिव आ जाता है। या कई बार क्वेश्चन इजी होता है लेकिन उसकी कैलकुलेशन बहुत हार्ड होती है, उसको टच नहीं करते हैं। लेकिन अगर आपको माइंड प्रिपेयर्ड होगा रोज 10 मिनट कैलकुलेशन करने के कि हाँ मैं प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन इस सारी चीजें जल्दी कर सकता हूँ, तो आप क्वेश्चन जब एग्जाम में बैठोगे तो आप अंडर कॉन्फिडेंट नहीं होगे कि यार टाइम करूंगा कैलकुलेशन गलत आ जाए, क्योंकि आप रेगुलर कर रहे हो, आपका माइंड प्रिपेयर्ड है, तो आप एग्जाम में भी कर पाओगे। तो इसका मतलब अगर हम समरी निकालें तेरी प्रिपरेशन की, तो यही है कि पहले 5-6 महीने में अपना किसी भी पर्टिकुलर टीचर से सिलेबस कंप्लीट करो। फिर एक प्रीवियस ईयर की बुक लो, कोई भी हो, किरण, पिनैकल जो भी है, वो लेके उसको हम 3 से 4 बार रिपीट करें सारे क्वेश्चंस को, और एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड बना लें कि 1 घंटा या 1.5 घंटे में पहले मैं इतने क्वेश्चंस करता था, मुझे इस टॉपिक के इतने क्वेश्चंस करने हैं। फिर उसके बाद हम आ जाए प्रीवियस ईयर के मॉक्स पे, उनको कंप्लीट कर लें। फिर जो लाइव मॉक्स होते हैं या और जो मॉक्स होते हैं, हम उनमें अपना कंपटीशन करने लगे और अपनी रैंक इंप्रूव करें। और डेली 10 मिनट हम कैलकुलेशन। फॉर्मूलाज के लिए भी रोज कुछ देना है या उसको क्वेश्चन के साथ ही चलने देता हूँ?
फॉर्मूलाज को देखो, फॉर्मूला आपके मोस्टली एडवांस मैथ्स में, जैसे आपके ट्रिग्नोमेट्री है उसमें आइडेंटिटीज है, ज्योमेट्री है उसमें बेसिक फॉर्मूला है, और आपका ये ज्योमेट्री में कुछ आपके वो भी है, थ्योरम्स भी है। तो उनको आप जब आप चैप्टर करते हो, जब आप उस पर्टिकुलर चैप्टर के 200-250 किसी भी बुक से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हो, तो हर रोज उन फॉर्मूलाज को आप रिवाइज जरूर करो। रोज रिवाइज करो, मतलब एक पेज पे लिख लो। हाँ, उनको थोड़ा बस एक बार नजर मार दो, नजर मार लिया करो रोज की भाई हाँ ये मुझे याद, और धीरे याद हो जाएंगे, क्योंकि भूल जाते हैं। नहीं तो अगर हमने थोड़े टाइम में छोड़ दिया ना, ट्रिग्नोमेट्री के या ज्योमेट्री के हम छोड़ देते हैं, अगर याद नहीं करते हैं, देखते नहीं है, तो हम भूल जाते हैं, 1 महीने के अंदर ही भूल जाते हैं। तो थोड़ा उसको भी रोज देख लो, 2-4 मिनट उसमें लगेंगे, 10 मिनट हमें कैलकुलेशन में लगेंगे, तो इस 15 मिनट से एक तो हम एज ले लेंगे दूसरों पर, ठीक है। और बाकी जो बताया है एक प्रोसेस है, उसको फॉलो करो और आपके वाकई में काफी मतलब इंप्रूवमेंट भी देखोगे, और आपके नंबर भी काफी अच्छे हैं। मैंने खुद अपना, मैं आपको जो मैंने मार्क्स बताया मेरे 87 और 200, वो इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए है। ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं है। कई बार क्या होता है ना, मतलब कोई कुछ बता देता है, कोई कुछ बता देता है, तो सब भटक जाते हैं, यार ये टीचर अच्छा नहीं है, वो टीचर अच्छा है, ये बुक अच्छी नहीं हो। देखो बुक्स लगभग सब में प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है वो, तो कोई सी भी कर लो आप, एक बार कंप्लीट करना है। हमें मेन ध्यान ये देना कि हम सिलेबस को कंप्लीट करें, उसे बार बार रिवाइज करें, ठीक है। टॉपिक्स कवर होने चाहिए आपके सारे। अब ये नहीं कि आपने कोई भी चैप्टर कवर किया तो उसमें 1-2 टॉपिक छोड़ दिया और वही एग्जाम में आ जाए। हाँ, कंप्लीट एक बार पूरा करना चाहिए, क्योंकि अब एसएससी का कोई भरोसा नहीं है। हाँ, कब क्या पूछ लेती है, आप सोचो ये तो आता ही नहीं है, ये तो 1 नंबर का आता है। एक बात मैं और ये कहूंगा कि बच्चे मोस्टली क्या करते हैं, इजी एग्जाम की तरफ ज्यादा भागते हैं। आप कभी मतलब इजी आएगा, इजी है वो। अगर मैं आपसे, मेरी वो आपके लिए एडवाइस है कि इजी एग्जाम अगर आप वो करोगे ना, इजी एग्जाम आए तो उसमें ज्यादा मार्क्स स्कोर करने वाले बहुत बच्चे होंगे। लेकिन अगर आपकी प्रिपरेशन बेसिक से रही है, अच्छे मार्क्स रहे हैं, आप प्रिपरेशन आपकी बेसिक है, सारे टॉपिक्स कवर्ड है, अगर एग्जाम हार्ड भी आएगा तो आप जो इजी की तरफ भागने वाले बच्चे ना, उन सबसे बहुत आगे रहोगे। तो कोशिश ये करो कि आप हार्ड के लिए प्रिपेयर करो। जैसे अभी सीजीएल जो अभी हुआ था रिजल्ट, उसमें 18 वाले कह रहे थे कि हमारा बहुत हार्ड है, 20 वाले कह रहे हैं हमारा ठीक ठीक आया। तो वो गड़बड़ हो गई, जो हार्ड के लिए प्रिपेयर करके नहीं गए थे उनको तो शौक लग गया 18 वालों को। तो ये इसलिए सारा कंप्लीट अपना प्रिपेयर करके चलो कि भाई हार्ड भी आ सकता है, इजी भी आ सकता है। बेसिक कंप्लीट कर लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हार्ड आ जाए सही। तो और कोई टिप जो देना चाहता हूँ? तो मैं यही कहूंगा, देखो आप कंसिस्टेंट रहो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, और उसमें आपको पता ही है हर साल 30-40 लाख बच्चे अप्लाई कर रहे हैं, और दूसरा जो डिसएडवांटेज आते हैं बच्चों में कि सेम पोस्ट बच्चे ले भी चुके हैं फिर भी अप्लाई कर रहे हैं, तो वो तो आपसे और भी आगे, वो सेम सिलेबस को कम से कम 7-8 बार करके बैठे हुए हैं, ठीक है। तो आप इन चीजों को कंसीडर करके भी अपनी तैयारी करो। अभी मैं सोचो कि मैंने 2 बार खत्म कर दी तो मेरा सफिशिएंट हो गया। बच्चे वो है जो रैंक लेके भी फिर दोबारा से अच्छी रैंक अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो वो उनको भी नजर मतलब माइंड करके कि हाँ उनसे भी कंपटीशन हमारा, उस चीज को कंसीडर करके करो और कंसिस्टेंट रहो, स्किप मत करो एक भी दिन अपना। 1-1.5 साल की बात है, फिर आपकी जॉब लग जाएगी, लाइफ चेंज हो जाती है। ठीक बात है। तो खत्म करते हैं इस वीडियो को आज के लिए। तो दोस्तों आज इस वीडियो में इतना ही। बाकी अगर आप और रिसेंट मतलब हमारे साथ रोज जुड़ना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल है एसएससी सेजेस नाम से, वहां आप हम दोनों को ज्वाइन कर सकते हैं। हम उसमें लाइव सेशंस भी रखते हैं संडे को, अगर आपके कोई डाउट्स हैं वो क्लियर करने के लिए। हमारे उसी में ग्रुप है क्विज चैनल, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो डेली क्विज के लिए। हम वहाँ डेली के टॉपिक्स डालते हैं और डेली के टारगेट्स डालते हैं और उसी के क्विज डालते हैं, ताकि आप सुबह वो चीज पढ़ें और शाम को उसको रिवाइज भी कर पाए, आप देख पाए अपनी परफॉर्मेंस को। तो और यूट्यूब का ये जो चैनल जो हमने बनाया है, इसे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो दोस्तों आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।